हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th की बुक बसंत। इसके पहले हम 2 चैप्टर ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका 3rd चैप्टर, हिमालय की बेटियाँ। तो हिमालय की बेटियाँ किसे कहते हैं? हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालय की बेटियाँ कहा गया है। तो हिमालय की बेटियाँ इस पाठ का लेखक है नागार्जुन, और नागार्जुन जी इस पाठ में हम सभी को दिखाया है कि नदियाँ कैसे निकलती है, कैसे वो संगम स्थल पर आती है और कैसे वो हमारे सामने आती है, वो ही इस पाठ में लिखे गए हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और पाठ को पूरा डिस्कस करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। तो लेखक नागार्जुन जी बोल रहे कि वो बहुत ही दूर से उन्हें देखा था। वो कैसे देखने में था? जैसे सभ्य परिवार की महिला होती है, बहुत ही शांत, अपने आप में खोए हुए, बहुत ही गंभीर, वैसे ही लेखक नागार्जुन ने उन्हें दूर से देखा था। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। तो लेखक के मन में उनके प्रति क्या था? आदर और श्रद्धा था। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे माँ, मौसी, मामी के गोद में बहुत ही आराम से बैठते हैं ना, वैसे ही लेखक भी क्या करते थे, उनके नदियों में वो डुबकियाँ लगाते थे। वैसे ही माँ मौसी के गोद में जब जैसे बैठते हैं, वैसे ही उन्होंने नदियों में ऐसे डुबकियाँ लगाते थे। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। तो लेखक क्या बोल रहे हैं? लेखक जब ना हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वो एक अलग सा रूप देखा। कैसा रूप देखा? और वो बहुत ही हैरान हो गया। वो देखा कि गंगा जैसे दुबली पतली है, यमुना भी है, सतलुज भी है। ये सारे नदियों का नाम है ना, गंगा, यमुना, सतलुज। तो ये सारे जब हिमालय में रहते हैं ना, बहुत ही दुबली पतली रहते हैं, लेकिन जब वो समतल मैदानों में उतर जाते हैं तो वो कैसा हो जाते हैं? विशाल हो जाते हैं, बहुत ही बड़ा हो जाते हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भाव भंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। लेखक ना इतना दिन सिर्फ वो समतल में ही नदियों को देखा। इस बार लेखक ने क्या किया? इस बार लेखक ने हिमालय के कंधे पर चढ़ा, और जब वो हिमालय के कंधे पर चढ़ा ना, तब देखा क्या? एक अलग सा रूप देखा। कैसा रूप देखा? लेखक हिमालय में देखा कि गंगा, यमुना, सतलुज कितना दुबली पतली है, लेकिन जब वो समतल में आते हैं तो वो विशाल रूप धारण करता है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भावभंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। तो जब वो पत्थर पे टकराते हैं ना, जब नदियाँ हिमालय से निकलती है तब बहुत सारे पत्थर से टकरा कर आते हैं, तो वो वहाँ पे बहुत ही उछल कर कूद कर आते हैं, खिलखिलाकर हंसते हंसते आते हैं। जब वो समतल में आते हैं तो उनका जो उल्लास है वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर हुआ। तो लेखक क्या बोल रहे हैं? बाल लीला। बाल लीला मतलब जो चाइल्डहुड होता है ना, उसे बोलते हैं बाल लीला। तो लेखक बोल रहे हैं कि
मैं जब एक लड़की को देखती हूँ, जब मैं किसी कली को देखती हूँ, तब मेरा ध्यान अटक जाता है, लेकिन इतना कौतूहल नहीं होता है जितना मेरा कौतूहल हुआ, जितना मैं विस्मय हुआ इन सारे नदियों का बाल लीला देखकर। कहाँ ये भागी जा रही है? वो कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? तो लेखक बोल रहे हैं कि इनका कोई तो क्यों ये भागी जा रही है, इनका कोई लक्ष्य है, इनका कोई टारगेट है जिनके लिए ये बेचैन है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? लेखक क्या बोल रहा है कि अगर हिमालय क्या है, नदियों का पिता है, तो बोल रहा है कि इनका पिता इतना प्रेम दिया, फिर भी अगर इन लोगों का मन अतृप्त है, तो ऐसा क्या है कि इन लोगों का प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधितकाए, सरसब्ज उपत्यकाए, ऐसा है इनका लीला निकेतन। तो लेखक बोल रहे हैं कि इनका लीला निकेतन क्या है, मतलब जब वो आते हैं तो नंगी नंगी पहाड़ियों से टकरती है ना, छोटे छोटे पौधों से वो टकरती है, तो ये सारे इनका लीला निकेतन है क्या? खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है, तो देवदार, चीर, सरो, चिनार, सफेदा, केल जैसे जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो बोल रहे कि खेलते खेलते जब वो दूर में निकल जाती है ना, देवदार से टकरते हैं, चिनार, सफेदा, इस सारे जंगलों से पहुंचकर जब वो जाते हैं, तब शायद इन्हें बीते बातों का याद आते हैं। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। तो लेखक क्या बोल रहे हैं, जब इन हिमालय से उनका बेटियां आ जाते हैं, तब कितना उनको याद करता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो हिमालय कौन सा साइड में है? भारत के उत्तर सीमाने में है। तो जब आप उत्तर के सीमाने में जाएंगे तो उनका जो एनवायरनमेंट है बहुत ही शांत है ना, और एकदम चुपचाप शांत होकर हिमालय देखते हैं। जब उनके बेटियां चले जाते हैं उनको छोड़ के, तब वो एकदम चुपचाप शांत होकर देखते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती है। तो कहने का क्या मतलब है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है वो सबसे बड़ी नदियों का नाम है, और जितना भी बाद में बोला तो वो सारे क्या है, छोटे छोटे नदियों का नाम है। तो इन सारे छोटे छोटे नदियों जब इन सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम सुनता है तो क्या करते हैं, नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती है। तो लेखक क्या बोल रहे हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र वास्तव में कुछ नहीं है, ये तो बड़ा नदी है लेकिन वास्तव में ये कुछ नहीं है। ये क्या है, दयालु हिमालय से, मतलब हिमालय से ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, एक एक बूंद पानी टपक टपक के वो क्या महानदों का सृष्टि हुआ है। कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो बोल रहे हैं कि हिमालय कौन सा साइड में है, हिमालय उत्तर साइड में है, और समुद्र कौन सा साइड में है, समुद्र दक्षिण साइड में है। तो लेखक यही बोल रहा है कि समुद्र कितना सौभाग्यशाली है कि हिमालय की इन जो दो बेटियां हैं, इन दो
बेटियों की हाथ पकड़ने को लिए मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। जिन्होंने समतल स्थान में नदियों को देखा है ना, समतल स्थान मतलब प्लेन एरिया, तो जब वो समतल स्थान में रहते हैं तो बहुत ही विराट रूप धारण करते हैं, बहुत ही बड़ा हो जाते हैं। लेकिन जब वो हिमालय में रहते हैं, अपने पापा के पास रहते हैं, जब एक बेटी अपने पापा के पास रहते हैं तो बहुत ही आनंद के साथ रहते हैं ना, बहुत ही आनंद करते हैं। वैसे ही हिमालय के पास जब उनके बेटियां रहते हैं तो बहुत ही उल्लास के साथ रहते हैं, आनंद के साथ रहते हैं। जब वो हिमालय से आते हैं तो बहुत ही उल्लास के साथ, बहुत ही आवाज के साथ आते हैं, तब बहुत ही अटखट करते हैं, बहुत ही आनंद के साथ वो रहते हैं। लेकिन जब समतल में आ जाते हैं तब वो एकदम शांत हो जाते हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़क होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वो रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो लेखक क्या बोल रहा है कि जब एक बेटी अपने बाप के पास रहते हैं ना तो बहुत ही आनंद के साथ रहते हैं, बहुत ही नंग धड़क के वो खेलते हैं, कूदते हैं, है ना, बहुत ही आनंद के साथ अपने पापा के पास रहते हैं। लेकिन जब वो ससुराल आ जाते हैं तो बहुत ही शांत हो जाते हैं। तो ऐसे ही लेखक ने हिमालय को अपने पापा और समुद्र को वो ससुराल कहा है। समुद्र का अपना मतलब नदियों का पति कहे है ना, जैसे हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं है। तो लेखक ऐसे ही तुलना किए हैं। जब हिमालय के पास नदियाँ रहते हैं, अपने बेटियाँ रहते हैं तो बहुत ही आनंद के साथ नंग धड़क के खेलते हैं जैसे एक बेटी रहते हैं। जब वो समुद्र में आ जाती है तो बहुत ही शांत हो जाती है। जैसे एक लड़की जब ससुराल आ जाते हैं ना तो वो बहुत ही मैच्योर हो जाते हैं, वो बहुत ही अलग सा उनका जो मैच्योरिटी है वो अलग सा हो जाते हैं। तो ऐसे ही लेखक ने यहाँ पे समुद्र को नदियों का पति कहे हैं और ऐसे तुलना किए हैं कि हिमालय क्या है, ससुर है, और समुद्र उनका दामाद कहे हैं। कालिदास के बिरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेत्रवती या बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वो प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। तो लेखक क्या बोल रहे हैं कि कालिदास के बिरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। बिरही का मतलब होता है जो प्रेम में पागल होता है ना, उसे बिरही बोलते हैं, ठीक है। तो कालिदास ने मेघदूत एक काव्य लिखा था। तो उसमें क्या लिखा था, मेघदूत में था कि एक बिरही मतलब एक प्रेमिका से एक प्रेमी बिछड़ गया था और वो कौन सा मौसम था, वो बारिश का मौसम था, ठीक है। तो बारिश के मौसम में क्या था कि वो प्रेमी बिछड़ गया और अपने प्रेमिका से वो बादल के माध्यम से ना संदेश भेजा था। अपने एक प्रेमी प्रेमिका को बादल के माध्यम से अपना संदेश भेजा था। तो ये पूरी कहानी ना विरह के वर्णन के ऊपर लिखा गया था। तो ये चीज़ ही उस मेघदूत में कालिदास जी ने वर्णन किए थे। और जब वो लेखक नागार्जुन इन चंचल नदियों को देखा ना, तब उनको कालिदास जी का एक मेघदूत का जो स्टोरी है वो याद आ गया।
और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। और लेखक क्या सोचने लगा? लेखक सोचने लगा कि महाकवि कालिदास को भी नदियों का जो सचेतन रूप है वो पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल अंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वो इसी नतीजे पर पहुँचेगा। तो लेखक क्या बोल रहे हैं कि जो भी नदियों को ना वो समतल में देखेगा और समतल के और पहाड़ में, हिमालय में देखेगा, समतल में और पहाड़ में जो दो ही देखेगा नदियों का रूप, तो उनको क्या होगा, उनको उनका जो शक्ल है, असली फेस है, वो समझ में आएगा। काका काले लकड़ ने नदियों को लोक माता कहा है। तो काका काले लकड़ भी एक कवि है और उन्होंने नदियों को क्या कहा है? लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है? क्या बोल रहे हैं कि माता बनने के पहले, माँ बनने के पहले इनको अगर हम बेटी के रूप में देख ले तो ज़्यादा क्या होगा, समझ पाएंगे हम। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? तो बोल रहे हैं कि थोड़ा और आगे चलते हैं, मतलब बेटियों के और आगे चलते हैं। इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो, ये प्रेयसी मतलब प्रेमिका है ना, कि बेटियों के पहले अगर हम इनको प्रेमिका समझे तो कैसा होगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बोल रहे हैं कि ममता का और एक धागा है जिसे हम क्या इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। बोल रहे कि पहले तो वो उन्हें माता कहने से पहले बेटियां कहने के लिए बोला, बेटियां बोल रहे, बेटियां कहने के बोले, और फिर आगे चलने के लिए बोला प्रेमिका कहने बोला, फिर अभी बोल रहे कि बहन का स्थान देने के लिए बोल रहे कि बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को, बहुत सारे कवि ने जब उनका पाठ लिखे तो नदियों को अपने बहन का रूप भी दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तो लेखक का भी एक दिन ऐसा भावना हुआ। क्या? देखो, थोलिंग तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। तो मन एक दिन खराब था, उनका तबीयत भी अच्छा नहीं था। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। लेखक ने क्या किया? सतलज के किनारे जाकर बैठ गया और वो दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तो लेखक ने क्या, तिब्बत तो बहुत ठंडा जगह है और लेखक ने क्या किया, पैर को उस नदी में लटका दिया और थोड़ी ही देर में क्या, उनका प्रगतिशील जल ने असर डाला, मतलब बहुत ठंड जल है तो उन्होंने कुछ टाइम के बाद ही प्रगतिशील पानी ने क्या, असर डाला था। तन और मन ताजा हो गया। तो लेखक का क्या, तब जो मन खराब था, मूड ऑफ था, उनका तबीयत भी खराब था, लेकिन उनका कुछ टाइम के बाद मन और तन दोनों ही ताजा हो गया और उन्होंने गुनगुनाते लगा। क्या गाना गुनगुनाते लगा? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ए बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो लेखक ने सतलज को अपना बहन समझकर एक गाना गुनगुनाया। तो चलो इनके लाइन के हिसाब से मैं समझाती हूँ। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। तो लेखक क्या बोल रहा है कि सतलज बहन तुम्हारा हर टाइम जय हो, और तुम्हारी जो लीला है वो अपरंपार है। मतलब लेखक का मूड तो ठीक नहीं था, लेकिन लेखक का मूड क्या हुआ, अच्छा हो गया। तो लेखक इसलिए बोल रहा है कि हर टाइम तुम्हारा जय हो और तुम्हारा जो लीला है वो अपरम है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी।
तो लेखक क्या बोल रहे हैं, हुआ मुदित मन हटा खुमारी। मुदित का मतलब होता है अच्छा महसूस करना, अच्छा उनका जो मूड ऑफ था है ना, उनका तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन वो अभी अच्छा महसूस कर रहे। तो बोल रहे हुआ मुदित मन हटा खुमारी। खुमारी मतलब होता है थकान। तो उनका अभी उनका जो थकान था वो अच्छा महसूस कर रहे, उनका और मन में थकान नहीं है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मतलब मैं तुम्हारी नज़र बार बार उतार रहा हूँ। तुम बेटी ए बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। तो क्या बोल रहा है कि तुम बेटी हो और ये बाप है हिमालय, है ना। हिमालय का बेटी कौन है, ये सतलुज है। तो हिमालय बाप है और ये बेटी है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय। चिंतित क्यों है, क्योंकि ये हिमालय से उनका बेटी दूर जा रहा है ना, इसलिए वो चिंतित है, लेकिन चुपचाप भी है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। तो इसका मतलब है कि प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति नटी, नटी मतलब होता है नाटक, ठीक है। और जो प्रकृति है ना वो हर बार क्या होता है, अपना रूप बदलता है। तो नटी का मतलब होता है नाटक, और नट और नटी दो रूप होता है। नट होता है जो नाटक दिखाते, जो मेल नाटक दिखाते हैं ना उसे नट बोलते हैं, और नटी बोलते हैं जो फीमेल होता है उन लोगों को नटी बोलते हैं। तो प्रकृति क्या करते हैं, अलग अलग दृश्य पर अपना रूप दिखाते हैं। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, हिमालय की जो छाप है वो अद्भुत है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। फिर लेखक क्या बोल रहे हैं कि सतलज बहन तुम्हारी जय हो। तो लेखक नागार्जुन जी ने बहुत अच्छे भाव से इस पाठ को वर्णन किए हैं। हिमालय की बेटियां आप सभी ने देखे, और बहुत अच्छे तरीक़ा से उन्होंने इस नदिया का वर्णन किए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नाभ्यास के साथ। आज का वीडियो यहीं तक। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।